रेडी? चलो, क्या बोले थे हम लोग? स्टडी ऑफ चार्ज इन डिफरेंट मोड। स्टडी ऑफ चार्ज, स्टडी ऑफ चार्ज इन डिफरेंट मोड। और मैंने क्या बताया था आपको, कौन कौन सा मोड होगा? स्टडी ऑफ चार्ज इन डिफरेंट मोड में कौन कौन सा मोड होगा हमारे पास? इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म नाम पर है, ऐसे कुछ भी बोलो, क्या बोलो, एरोडायनेमिक्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं, जो भी बोलना है बोल सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में 3 पार्ट, स्टडी ऑफ चार्ज हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और मोड कौन कौन सा है, मोड कौन कौन सा है? जब मैंने बताया था ना कि एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या था? चार्ज एट रेस्ट, चार्ज एट रेस्ट और मूविंग विथ मिनिमल स्पीड फॉर मिनिमल टाइम, है ना। तो क्या बोला था? और मूविंग विथ मिनिमल स्पीड या मिनिमल वेलोसिटी, जो भी बोलना है, मिनिमल वेलोसिटी या स्पीड, जो भी बोलना है। मैंने बोल स्पीड ही लिखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। विथ या फॉर मिनिमल टाइम, और फॉर मिनिमल टाइम मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए भी मूव करता है, जैसे हम लोग करते हैं ना, उसी में मिनिमल टाइम के लिए। तो ये हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है, मैंने अब सब लिखा दिया कल आपको, है ना। जब चार्ज कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करता है तो उसकी स्टडी को मैग्नेटिज्म कहते हैं। बट जब चार्ज पागल हो जाए, मतलब चार्ज एक्सीलरेटेड हो जाए, है ना, चार्ज जब एक्सीलरेटेड हो जाए तो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था और समझा भी था। और उसके बाद मैंने देखा था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ठीक है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज में हेडिंग बना लो फाइनली, और हम लोग यहाँ से बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज, पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने बोला था कि 2 काइंड्स ऑफ चार्ज, है ना, 2 काइंड्स ऑफ चार्ज। अब ये जो 2 काइंड्स ऑफ चार्ज है वो कौन कौन सा है? प्लस माइनस, है ना। तो मैंने बोला था कि प्लस प्लस हो, माइनस माइनस हो, प्लस माइनस हो, माइनस प्लस हो, तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन, रिपल्सन मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे? भगाएंगे, नफरत करेंगे एक दूसरे से, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे? अट्रैक्शन। तो जब सेम नेचर का चार्ज होगा तो रिपल्सन होगा, और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, है ना। यही पढ़ा था हमने। तो ये हो गया तुम्हारे पास अट्रैक्शन और रिपल्सन का। दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने पढ़ा था, क्या चीज़ बोलो? एडिटिविटी, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। तो उससे पहले एक चीज़ और पढ़ लो, यहाँ पे समझ लो कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज अ स्केलर। यहाँ पर लिख लेना, तो तुम्हारा जो भी पॉइंट बनता है उस पॉइंट में बना लेना, ठीक, एक्स्ट्रा। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड और इट कैन बी अलजेब्रिकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो लिख लो, इट कैन बी अलजेब्रिकली एडेड और सब्ट्रैक्टेड। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो क्या कर सकते हैं हम लोग? इस अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं, अलजेब्रिकली सम कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन दोनों हम कर सकते हैं। क्या चीज़ को? चार्ज को, क्योंकि चार्ज क्या है हमारा? स्केलर क्वांटिटी है, यही ना। चलो जी, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? वो भी हम कर चुके हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। क्या बताया था मैंने इसमें? चार्ज, टोटल चार्ज जो है वो क्या है? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना। तो लिख लो, टोटल चार्ज ऑन ए बॉडी, टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी इज
algebraic sum of total, क्या बोलेंगे, टोटल चार्ज ऑन द बॉडी इज algebraic sum of charge distributed on different parts of the body, different parts of the body। तो ये हो गया थर्ड प्रॉपर्टी। और ये इसको मैंने बोला था कि अगर देख लो, अगर मान लो कि बॉडी है, यहाँ पे 2 कूलम्ब है, यहाँ पे 3 कूलम्ब है, यहाँ पे 4 कूलम्ब है, यहाँ पे 5 कूलम्ब है, Q1 Q2 Q3 है, तो Q टोटल को तुम क्या लिख सकते हो, Q टोटल को क्या लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, दिस इज कॉल्ड एडिटिविटी ऑफ चार्ज, है ना। तो ये तुमने शायद 3 प्रॉपर्टी पढ़ी, ठीक है। एक और है, सही है, 4th वन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। चलो लिख लेते हैं पहले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टी है इसकी, 4 या 5 है, ठीक है। बाकी जो बातें हैं वो चार्ज के बारे में आपको जानना है, उसको प्रॉपर्टी में एग्जामिनेशन में अगर लिखने के लिए बोले तो आप इतना लिखने की जरूरत बजाय जो है आप क्या करेंगे, 5 प्रॉपर्टी जो इंपॉर्टेंट है वही लिखेंगे। बाकी मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें बहुत प्रॉपर्टीज़ के नाम से ही बताने जा रहा हूँ, तो उसको उतना आपको जानने के लिए है। लेकिन अगर बोर्ड के पेपर में पूछेगा तो बोर्ड के पेपर में 4-5 काफ़ी है, क्योंकि 2 मार्क्स ज़्यादा का क्वेश्चन आएगा नहीं प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में मैंने बोला था कि, क्या बोला था मैंने, बताओ, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, है ना। तो लिखो, चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्व, ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ये बताया था मैंने, कि कोई भी बाहरी इन्फ्लुएंस, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस किसी भी बॉडी के बाहर से या अंदर से बाहर की तरफ नहीं होता हो, तो ऐसा बॉडी क्या कहलाता है, आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। ऐसे सिस्टम को क्या कहते हैं हम, आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। मैंने हीट थर्मोडायनेमिक्स में आपको बताया था ये वाला कि आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना। तो ये था तुम्हारा क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अच्छा, इसमें और चीज क्या देखना है अपने, समझना क्या चीज है कि एक तो एडिटिविटी हो गया, 2 काइंड्स हो गया, एडिटिविटी हो गया और कंजर्वेशन हो गया। उसमें एक प्रॉपर्टी और आपकी क्या आती है 5th पॉइंट में, अगर चार्ज रुका हुआ हो या चार्ज चल रहा हो तो उसके मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या नहीं फर्क पड़ने वाला, आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं मैं। तुम दौड़ रही हो या तुम बैठी हुई हो, लेकिन तुम्हारे वजन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पड़ेगा। अगर तुमको चार्ज मान लिया जाए तो तुम दौड़ो या फिर रुके रहो, वैल्यू सेम रहेगी, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद द स्पीड, समझ में आया। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड। तो लिखो, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डज नॉट चेंज विद स्पीड, विथ स्पीड। इनवेरिएंस ऑफ चार्ज का मतलब हो गया कि मतलब चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज
विथ स्पीड या विथ मोशन, जो भी लिख लें, मतलब मोशन के साथ क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और समझाता हूं यहां पे। सबसे अच्छा एक बात बताओ, सिक्स यहीं पे एक बात और बताता हूं मैं तुम्हें। 6 में अगर तुमको अगर चार्ज के मास जो है स्पीड के साथ बदलता है कि नहीं बदलता है, मास बदलता है कि नहीं बदलता है। चलो मैंने मान लिया कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है, चार्ज का मैग्नीट्यूड स्पीड के साथ नहीं बदलता है, बट क्या मास बदलता है कि नहीं बदलता है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, तुम रेस्ट में हो, या फिर तुमको 40 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, मतलब स्पीड से, या 40 मीटर पर सेकंड स्पीड से तुमको दौड़ा दिया जाए मार्केट में, तो तुम्हारा मास बदल जाएगा क्या? बदल जाता है। कैसे, कितना हो जाता है, कौन से फॉर्मूले पे होगा वो चीज, नहीं पता। वेरिएंस ऑफ मास, यहां पे सिर्फ नॉलेज के लिए बोल रहा हूं मैं, वेरिएंस ऑफ मास। ठीक है, वेरिएंस ऑफ मास का मतलब यह है कि मास इज चेंज विथ स्पीड। क्या होता है, बट आपको पता नहीं चलता है। अरे हमारी स्पीड कितनी होगी, 100 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम, बहुत हो सकती है तो 90 मीटर पर सेकंड, बहुत होगा तो 110 किलोमीटर पर आवर होती है, उससे ज़्यादा क्या स्पीड होगी, उससे इतनी स्पीड होती है हमारी नॉर्मल जिंदगी में। तो फार्मूला होता है हमारे पास m = m0 डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 - v² बाई c²। क्या होता है इस फार्मूला, m = m0। अब इस फार्मूले से क्या समझ में आ रहा है, आइंस्टीन का फार्मूला है ना, इस फार्मूले से क्या समझ में आता है, इस फार्मूले से समझ में आता है कि अगर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर कर दिया जाए तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 1/0 = इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमारा मास तो इसके c के कंपेरेटिवली कितना होता है, हमारी स्पीड मैक्सिमम कितनी हो सकती है, c की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमारी मैक्सिमम कितनी होगी, 100-150 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम, कितना भी कर लो। तुम साइक्लोट्रॉन थोड़े ना तुम्हारी स्पीड बढ़ाई जाएगी, तुम इलेक्ट्रॉन थोड़े ना नचा के तुम्हारी स्पीड को हम घुमा के तुमको हमारी स्पीड बढ़ा देंगे, टारगेट पर हिट कर देंगे, नहीं ऐसा नहीं होता ना। जब होगा तो देखा जाएगा, जब मैटर वेव्स को तुमको वेव में बदल करके तुमको यहाँ से दरभंगा भेज दिया जाएगा, है ना। अब बोलोगे तू सर का घर देखना है, चलो भाई जाना चाहते तो कितने देर, भाई एक घंटे पहुँचना दरभंगा, तो तुमको वेव में बदल के तुमको वायर के अंदर डाल दिया जाएगा, तुम दरभंगा देख के फिर वहाँ से वापस चले आना, है ना। तो वो नहीं होता नॉर्मली इन कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में जो हमारा जनरल प्रैक्टिकल सेशन है उसमें हमारे पास क्या चीज़ है, हमारे पास हमारा स्पीड कितना हो सकता है, c के बराबर, लाइट की स्पीड के बराबर थोड़े ना हमारे हो। तो जब स्पीड कब घटेगी, जब थोड़ा इसके आसपास होगा ना, थोड़ा सा होगा, अगर मान लो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये 3 × 10 मीटर पर सेकंड है, तो क्या कंपैरिजन होगा इसमें, कुछ होगा ही नहीं है। तो लिख दो एक लाइन, ये फार्मूला लिखने के बाद लिख लो कि अगर इफ, यहां पर मैं बोलूं इफ v = c हो जाए तो मास ऑफ द बॉडी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। ये रेस्ट मास है तुम्हारा, ये रेस्ट मास है, m0 क्या है, तुम जब रुके हुए तो कितना मास है तुम्हारा, रुके जब हुए तो तुम्हारा कितना मास है, ठीक है। और अगर तुम v = c कर दोगे तो 1/1 0, सॉरी 1/1 1 हो जाएगा, 1 - 1 0, अब 1/0 कितना होता है, इनफाइनाइट। हुआ कि नहीं हुआ, आया समझ में। तो मास स्पीड के साथ चेंज होता है, इस रिलेशन के हिसाब से उसको उतार लो जल्दी से।
ठीक है, अगर मान लो v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड भी है, ठीक, तो v स्क्वायर क्या है, इज लेस देन सी स्क्वायर. So no significant change in mass. In practically, no significant change in mass. But हो क्या रहा है, अगर ऐसा हो जाता है, ये अगर हो जाता है इफ लगभग इक्वल टू सी, तो मास इनफाइनाइट हो जाएगा, तब मास चेंज होगा. अब बस की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, उसमें क्या मास बदलने वाला है ना. ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यह है, इसमें उतार लिया इसको सब लोग, ठीक. अब इंपॉर्टेंट बात यह, तुम लोग में से कौन नहीं आया है, कोई नहीं दिख रहा है, श्रुति और प्रतीक्षा का तो पता है वो नहीं आ रही है. इधर से सार्थक, अच्छा सार्थक का तो शादी है. अरे सार्थक के सिस्टर की शादी है ना. हाँ, बस 6 ही लोग तुम लोग इसे, मतलब और क्या लोग, और कहाँ है, और रोशन, हाँ वो भी नहीं. ठीक, चलो 7th, कुछ बातें हैं जो जाननी बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि तुमको मान लो कि एक बॉडी है चार्ज QA, ये 100 कूलम है, 100 कूलम है, और ये दूसरा बॉडी है B, ये बॉडी है ए, दूसरा बॉडी है B, QB का है 1 माइनस B 120 माइक्रो कूलम या कूलम, चलो ठीक. अब मैं तुझसे पूछूं कि चार्ज ज़्यादा कौन है, QA की QB? द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इज ग्रेटर देन QA ज़्यादा है. वेरी गुड, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए. अगर सिर्फ कूलम वूलम नहीं लिखा होता, चार्ज की बात नहीं करते, मैं पूछता कि 100 में और 120 में कौन बड़ा है माइनस के साथ, तो आप बोलते वो तो माइनस 120 है, ये 100 है, तो माइनस 120 तो ऐसे ही हुआ, प्लस 0, फिर 0 के बाद 100 तो प्लस होता. लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है. बात यह है कि चार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ QB इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ QA. जब भी चार्ज की मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो निगेटिव साइन को आप इग्नोर कर दीजिए. समझ में, चार्ज के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, चार्ज का मैग्नीट्यूड की बात अगर करेंगे तो 100 जो है वो कम है किससे, 120 से. तो यहाँ पर हम जब भी चार्ज, जब भी कहीं पर भी तुमको चार्ज लिखा रहे ना कि QA इक्वल टू 10 कूलम, QB इक्वल टू QB इक्वल टू 20 कूलम, QC इक्वल टू माइनस 30 कूलम और QD इक्वल टू माइनस 40 कूलम, तो तुमसे पूछा जाए कि बताओ कि चार्ज की वैल्यू सबसे मैक्सिमम कौन सा है, तो 40 है. माइनस बोल जाओ, नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है. यहाँ पे नेगेटिव साइन को क्या करना है, इग्नोर करना. ये बात याद रहनी चाहिए, ठीक है. इसी में मैं यहीं पर एक बात और बताता हूँ, ये सब प्रॉपर्टी में नहीं आता है लेकिन आपको जाना जरूरी है. लेकिन क्या करेंगे, है तो प्रॉपर्टी ही, लेकिन सिलेबस के हिसाब से नहीं है. ठीक है, अगर मैं बोलूँ कि एक चार्ज है ऐसे, तो 8वां पॉइंट लिख लो, चार्ज इज ट्रांसफरेबल. चार्ज इज ट्रांसफरेबल. चार्ज क्या है, ट्रांसफरेबल है. चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है. चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर होता है. कैसे, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक चार्ज है, Q चार्ज है, इसमें तुमने एक बॉडी को टच करा दिया, इंडक्शन मतलब कंडक्शन करा दिया. ठीक है, Q चार्ज है, इसको तुमने इस बॉडी को टच करा दिया, और यहाँ पे Q इक्वल टू 0 है, ये Q इक्वल टू कुछ भी है, मान लो QA चार्ज है, ये QB जो है वो 0 है. अब दोनों को तुमने टच करा दिया, तो यहाँ से क्या होगा, चार्ज मूव करना, ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा, जब तक के दोनों चार्ज में लगभग बराबर नहीं आ जाए. ठीक है, तो अब जो नया चार्ज होगा वो QA डैश होगा और QB डैश होगा. समझ आया क्या बोलना मैंने, योगेश्वरी? यहाँ नहीं, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? आया, अच्छा
ठीक है, क्या किया मैंने कि दो, एक चार्ज बॉडी था और एक बिना चार्ज था, अनचार्ज था, ठीक, दोनों को मैंने क्या करा, टच करा दिया, तो कंडक्शन होगा। कंडक्शन में चार्ज हम जानते हैं चार्ज ट्रांसफरेबल है, तो इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हुआ। अब नया चार्ज क्या बन गया, क्यू ए और क्यू बी। वो डिपेंड करेगा कि बॉडी का शेप कैसा है, बॉडी का शेप कैसा है, कितना चार्ज आएगा, वो बॉडी के शेप पर, उसकी मटेरियल के नेचर पे, उस पर डिपेंड करेगा। अब यहीं पर मैं तुमसे एक बात और पूछ लूं कि टू आइडेंटिकल बॉडी है, टू आइडेंटिकल बॉडी है, टू आइडेंटिकल बॉडी, एकदम शेप साइज सब कुछ सेम है, ठीक, बिल्कुल। जैसे मान लो एक चार्ज ये है, एक है बॉडी ए और दूसरा बॉडी है बी, दोनों का सेम शेप साइज आर सब कुछ बराबर है। अब मैं आपसे बोलूं कि इस पे एक चार्ज, इस पे चार्ज टोटल क्यू है, ठीक है, अब दोनों को मैंने टच करा दिया, दोनों को मैंने टच करा दिया, तो क्या चार्ज का ट्रांसफर स्टार्ट होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा। तो ट्रांसफर होने के बाद दोनों पे क्या चार्ज आएगा, ये बताओ मुझे। अब फिर दोनों को मैंने अलग कर दिया, दोनों को अलग कर दिया, हंसो नहीं, पढ़ो। दोनों पे कितना चार्ज आ जाएगा, उस पे चार्ज क्यू था और इस पे चार्ज क्यू इक्वल टू 0 था, Q/2 और Q/2, यस, चार्ज क्या हो जाएगा, Q/2 और Q/2 हो जाएगा। अगर आइडेंटिकल बॉडी है तो कंडक्शन के बाद दोनों पे चार्ज बढ़ जाएंगे आधे आधे। सवाल HC वर्मा का एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व एग्जाम्पल में इस क्वेश्चन पूछा है इस पे, ठीक है, और ये हमेशा पूछता है ऐसा सवाल, तो ये उतार लीजिए इसको, Q/2 Q/2 हो जाएगा। ठीक है, जल्दी उतार। जो सबसे लास्ट में एक प्रॉपर्टी बताऊंगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर, मिटा दूं, नया, चलो नया ले लो, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, 7th हो गया ना, 8 हो गया, 9 लिखो। अब एक बात बताओ मुझे कि चार्ज क्या मास के बगैर एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। चार्ज अगर किसी बॉडी में है तो क्या उसमें मास हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं भी हो सकता है क्या? चार्ज कैन एग्जिस्ट विदाउट मास और नॉट, और मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज और नॉट। चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अरे कोई भी बॉडी होगी, चार्ज होगी तो मास तो होगा ही ना उसका। इलेक्ट्रॉन का भी मास है हमारे पास 9.1 × 10⁻31 kg, है ना? क्या बोले रेहान? चार्ज क्या बिना मास के एग्जिस्ट कर सकता है? तो लिखो, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास, बट मास कैन एग्जिस्ट विदाउट मास। Charge cannot exist without mass, but mass can exist without charge. अरे कोई मास है तो उसका चार्ज नहीं भी हो सकता है, न्यूट्रल, जीरो। तुम्हारे बॉडी में क्या चार्ज है इस वक्त? कुछ भी नहीं। जब तुमको कुछ करेंगे तो होगा चार्ज, पीटेंगे मिटेंगे, अच्छा से धराम धुरूम करेंगे तो आएगा चार्ज तुम्हारे वो बॉडी में, है कि नहीं?
अरे आया समझ में? क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। तो ये हो गया 9th प्रॉपर्टी है। क्या लिखा तुमने? चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विथ मास और मास कैन एग्जिस्ट विदाउट कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज। ठीक है, अगर मैंने कोई चार्ज ले लिया ऐसे और मैंने बोला इस पे अभी Q नेट 0 है, अब इससे रिमूव करा दिया इलेक्ट्रॉन, रिमूवल, तो इस बॉडी पे क्या हो जाएगा? इस बॉडी का क्या होगा? 0। कौन सा चार्ज आ जाएगा बॉडी पे? अरे चार्ज रिमूव किया, रिमूव करने के बाद कैसा दिखेगा? जहां भी चार्ज रिमूव करोगे तो याद रखना हमेशा इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होता है। इन नॉर्मल कंडीशन में प्रोटॉन मूव नहीं करता, बट हम मान लेते हैं ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। अरे क्या समझा तुम लोग? अलीशा दीदी, अरे कुछ चमक रहा है, क्या बोला मैंने? चार्ज, ये बॉडी है तुम्हारा, इस बॉडी पे Q नेट 0 दिया हुआ मैंने, अभी कोई चार्ज नहीं है। इसको चार्ज करना है, क्या करोगे? कुछ नहीं करना है, इसमें से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। जब निकालोगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, मतलब प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अरे याद करो, Na है तुम्हारा सोडियम, Na+ कब होता है? जब तुम एक इलेक्ट्रॉन हटा करके Cl को डाल देते हो, तो Cl- हो जाता था ना, याद है कुछ? है कि नहीं? Na न्यूट्रल है, अभी सोडियम पे कोई चार्ज नहीं है, बट इसे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो तो क्या हो जाएगा? तभी तो तुम लोग बनाते थे ना नमक वाला फॉर्मूला, Na+Cl- समथिंग, कुछ याद है कुछ? Cl क्यों माइनस होता? क्योंकि तुमने उस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया था, है कि नहीं? ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा कि रिमूवल ऑफ चार्ज के बाद इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। अरे चमक रहा है, समझ आ रहा है? उतार इसको जल्दी से। अच्छा, अब मास का क्या होगा? चार्ज हटा दिया तुमने, मास का क्या हुआ? क्या होगा मास का? मास चेंज होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अरे क्या बात करते हो यार, क्या बात करते हो? अरे जब इलेक्ट्रॉन भागेगा तो इलेक्ट्रॉन कुछ मास लेके भी तो भागेगा या नहीं भागेगा? कुछ तो भागेगा। अरे तुम जो भागोगे यहां से छोड़ के, अगर मान लो 1 मिनट के लिए, वैसे भागोगे नहीं, तुम जो भागोगे तो हमारी फीस भी तो भागेगी ना, तो कुछ तो भागेगा यहां से। ऐसे तो नहीं कि तुम फीस जमा कर दी भाग गई, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? तो क्या करोगे? मतलब अगर मास यहां से ट्रांसफर हो रहा है, अगर चार्ज यहां से ट्रांसफर हो रहा है, इसका मतलब यह है कि मास भी ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना 9.1 × 10⁻³ kg। तो तुम रिमूव मास बिफोर रिमूवल ऑफ चार्ज is greater than mass after removal। समझ आया? मास क्या हो रहा है? मास बिफोर रिमूवल ऑफ चार्ज ग्रेटर देन मास बिफोर आफ्टर रिमूवल। आफ्टर रिमूवल के बाद इसके मास कुछ कम हो जाएंगे, जहां जाएगा उसका मास बढ़ जाएगा। अगर दोनों हाथ को अगर तुम रगड़ रहे हो, फ्रिक्शन कर रहे हो, तो इसका चार्ज जब इस पर ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? ये अपने साथ कुछ मास लेकर जाएगा। मास कितना लेकर जाएगा वो उसके लिए तुमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना पड़ेगा। कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? मान लो 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, तो 10 इलेक्ट्रॉन का जो भी मास होगा वही मास क्या होगा? ट्रांसफर होगा। एनसीईआरटी में सवाल है ये वाला। 12th में आप लोग को एनसीईआरटी भी बनाना है,
मॉड्यूल भी बनाना है और आप लोग HCV भी बनाएंगे, अगर बना सकते हो, टाइम मिल जाए तो। वैसे रिमूव इसी में क्या बोलते हैं, मॉड्यूल बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलेगा। NCERT तो बनाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह का NCERT 12th में अच्छा है। अरे समझ आया? NCERT बनाना है बोर्ड देने के लिए। ज़्यादा तुम लोग मराठी बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो तुम लोग सब? ज़्यादातर मराठी बोर्ड हो, महाराष्ट्रन बोर्ड हो ना? हाँ तो ठीक है, स्टेट बोर्ड हो, ठीक है। तो वहाँ भी तो न्यूमेरिकल कम ही आता है महाराष्ट्र बोर्ड में, थ्योरी ज़्यादा आता है ना, थ्योरी ज़्यादा आता है ना। चिटिंग भी आता है ना उसमें, तो चिटिंग भी आता है ना महाराष्ट्र बोर्ड में बहुत ज़्यादा। ठीक है, लेकिन बंसल क्लासेस तो बंसल क्लासेस है ना। चलो, तो क्या बोला मैंने, मास बिफोर रिमूवल चार्ज, ये याद रखना हमेशा। कोई तुमसे बोले कि दो बॉडी का ऐसा हुआ, तो बोलो कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो क्या करोगे तुम? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन खाली काउंट कर लेना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से को मल्टीप्लाई कर देना किससे? उसके मास से। जो आएगा भाई उसका मास होगा। या फिर बोल दे किसी एक बॉडी था और दूसरा बॉडी, दोनों को मैंने टच कराया और यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है पास आउट हो गया, तो तुम बोले कि इसके मास में कितना मास ट्रांसफर हुआ, या इसका मास कितना कम हुआ, तो भी वही केस होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कोई प्रोटॉन का नाम ले ले कहीं पे कि पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ है, मान लो 1 मिनट के लिए कि प्रोटॉन ट्रांसफर हुआ, तो कितना मास ट्रांसफर हुआ, तो प्रोटॉन के मास को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अरे समझ आया ना? चलिए इसको उतार लीजिए। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है, मतलब मास ऑफ इनिशियल ऐसे लिख सकते हो, इज ग्रेटर देन मास ऑफ फाइनल, दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज 10, प्रॉपर्टी नंबर 10, क्वांटाइजेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आ सकता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन। क्वांटा मतलब अंग्रेजी में पढ़ा है तुमने कुछ भी, इंग्लिश में, मुझे तो अंग्रेजी आती है, आप लोग को इंग्लिश आती है। क्वांटा मतलब पैकेट्स। मतलब चार्ज क्या होता है? पैकेट्स में होता है, चार्ज पैकेट्स में होता है। अच्छा बताओ, अगर कोई बॉडी है, ये कोई बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, मैंने बोला तुमसे कि इसमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दो, इधर देख, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दो, तो मैंने बोला कि भाई अलीशा को बोला इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराओ। अलीशा बहुत तेज थी, बहुत इंटेलिजेंट, उसने 3.5 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा दिया। ठीक, मैंने फिर मानसी को बोला, मानसी उससे भी तेज थी, बोली मैं तो 7.5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगी। ठीक है, उसके बाद सुमित को बोला, सुमित बोला सर हम तो करेंगे बिल्कुल 10.5 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अब रेहान सीधा साधा लड़का था, उसको बोला रिमूव कराओ, तो उसने बोला सर मैं तो 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराऊंगा। फिर मैंने बोला सार्थक को, सार्थक ने बोला मैं 10 इलेक्ट्रॉन रिमूव कराऊंगा। फिर मैंने बोला उत्तरेश्वर को, उत्तरेश्वर ने 15 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा दिया। और मुझे बोला, मैंने बोला हट 100 इलेक्ट्रॉन रिमूव करा देते हैं। अब ये बताओ इस सब में से कौन सही कौन गलत? जो पॉइंट में नहीं है वो सही, जो पॉइंट नंबर में वो सही है, और जो 0.5 में है वो गलत है। मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन रिमूव नहीं होता है। अरे कोई बोलेगा तुमसे कि मुझे 1.5 इलेक्ट्रॉन दो, तो दे सकोगे क्या? मैं बोला 1.5 आदमी दो, तो एक सुमित को दोगे, यार आधा काट दोगे, आधा चैतन्य को काट दोगे, ऐसे करके बोला 1.5 लीजिए सर, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन कभी भी किस में मूव नहीं होगा, मतलब पॉइंट में नहीं होगा, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब भी होगा 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, ये तो गलत, ये तो गलत, ये तो गलत, बट ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। मतलब क्या हो रहा है, NE हो रहा है। अरे समझ आया? ये क्या है, ये N क्या है? नंबर ऑफ इंटीजर्स, है ना। 7 10 8 15 20 50 NE। ठीक, NE, समझ आया?
तो टोटल चार्ज जो लिखा जाता है वो प्लस माइनस एन लिखा जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज हमेशा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज होता है। यहां पर जो ई है, ई क्या है, चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। समझ आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आया? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज हमेशा जो रिमूव होगा वो क्या होगा, क्वांटा में होगा, पैकेट्स में होगा। जैसे शैम्पू खरीदने जाते हो मार्केट के अंदर में, तो क्या देता है तुमको शैम्पू में, वो तो शैम्पू दीजिए तो फाड़ के बोलता है लीजिए सिर पर रख देते इतना सा, नहीं, पैकेट देता है ना, वो 1 रुपये का 2 रुपये वाला पैकेट जो बनता है वही देता है ना। तो ऐसा तो ना कि ले जाओ सड़क पे बहा दिया, बोला ये ले जाओ शैम्पू है तुम्हारा। तो उसी तरीके से चार्ज इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन का जो रिमूवल होगा, जो भी होगा, वो क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। तो ये उतार लो, अब फिर जो लिखाता हूं उसको लिख लो। उतार लिया, लिखो, चार्ज इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, charge is always integral multiple of smallest unit of charge, which is equal to plus minus 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb. चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट, स्मॉलेस्ट क्या बोला, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये किसके बराबर, विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन के बराबर है। तो इसीलिए तुम लिख सकते हो कि Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज नंबर ऑफ इंटीजर, नंबर ऑफ चार्ज लिखो, इंटीजर है, और ई क्या है, प्लस माइनस 1.6 × 10 to power minus 19 कूलम। क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या सुमित तुमको, क्या टेंशन में हो? तो तुम चप्पड़ क्या है दोनों अब किए हो एक दूसरे से। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो तुमसे पूछे कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, तो तुम लिखना कि चार्ज इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज विच इज इक्वल टू द चार्ज ऑन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1 प्लस माइनस 1.6 × minus 19 कूलम, एंड दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वहां पर लिख लो, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, दिस इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये है तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ठीक है, अब चार्ज में एक चीज याद रखना तुम कि जो तुम्हारे पास है ये चार्ज तुम कितना काउंट कर सकते हो। यहाँ पर तो काउंटिंग की बात आ गई ना कि चार्ज ऑफ 100 200 500, मैं बोलूँ तुमको कि 1 kg चावल दे दूँ काउंट करने के लिए, ठीक है, 1 किलो चावल दे, फिर भी तुम कर लोगे, 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन तुम काउंट कर लोगे 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें 1 बोरा चावल दे दूं, 1 कट्टा पूरा, कट्टा बोलते हैं ना उसको, हाँ वो वाला कट्टा नहीं, वो बिहार में मिलता है हमारे यहाँ ऐसे, तो हमारे यहाँ जल्दी नहीं मिलेगा। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 कट्टा एक बोरा चावल दे दूं, हाँ, तो काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। फिर तो तुम अपने परपोता को भी वसीयत करके जाओगे, बेटा गिनता रहा तुम बैठ करके, है ना, कि इसको तुम, भाई हमारे दादी ने मुझे बोल के गई है कि चावल गिनना है, ठीक है, गिनती रहो, तो है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो ये इसका मतलब क्या है कि आप जब चार्ज का काउंट कर रहे हैं, जब चार्ज का आप काउंट कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो रहा है, मतलब छोटे लेवल पे 10 चार्ज, 100 चार्ज, 1000 चार्ज, यहीं तक काउंट कर सकते हो ना। मैं इस बॉडी को दे दूं तुमको, बोलो इस पर चार्ज कितना है, कहाँ से काउंट कर पाओगे इस पर चार्ज? मतलब लाखों करोड़ों अरबों में चार्ज है कि नहीं है?
एक इलेक्ट्रॉन है क्या इस पूरे बॉडी में? असंख्य है जिसकी गिनती नहीं है तुमको। तो इसमें तो ये तो हो गया कंटिन्यूस बॉडी हो गया, कंटिन्यूस बॉडी में तो तुम कर नहीं सकते काउंट। इसीलिए कहा जाता है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इज ओनली वैलिड फॉर माइक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। लिख लो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज only valid on microscopic level, not on microscopic level, not applied in macroscopic, मतलब large number of charge, microscopic level not applied in macroscopic। अरे माइक्रो मैक्रो का स्पेलिंग समझो, माइक्रो ऐसे, अब मैक्रो ऐसे। मैक्रो मतलब लार्ज नंबर ऑफ चार्ज की बात करते हैं। क्या लिखा? क्वांटाइजेशन चार्ज इज ओनली वैलिड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल, नॉट मैक्रोस्कोपिक। हाँ ठीक है, वो भी चलेगा, दिक्कत नहीं। तो ये था तुम्हारा, इसीलिए हम कहते हैं कि जो चार्ज हमारा होता है वो ग्रेनी नेचर का होता है। चार्ज इज इन ग्रेनी नेचर। ग्रेन मतलब वही राइस वाइस जो होता है उसको ग्रेनी कहते हैं ना। ग्रेन्स कौन सा होता है? ग्रेनी नेचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैकेट्स में होता है, ग्रेनी नेचर का होता है ना, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एक्चुअली क्वांटाइजेशन चार्ज। जो ऑल अबाउट जो 10 प्रॉपर्टी थी, 10 प्रॉपर्टी में तुम्हारे काम का कौन कौन सा है जो तुमको पूछा जाए अगर एग्जामिनेशन में कि राइट ऑल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, तो तुम चाहो, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम 10 का 10 लिख डालो, ठीक है। नहीं, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता है तो तुम 4 या 5 तुम लिख सकते हो, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन है? 2 काइंड्स ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, एडिटिविटी इंपॉर्टेंट है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है, एंड क्वांटाइजेशन चार्ज इंपॉर्टेंट है, अब वेरिएंस ऑफ मास, वेरिएंस ऑफ चार्ज, इनवेरिएंस ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट। ये 4-5 जो प्रॉपर्टी है वो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जामिनेशन में लिखा जा सकता है। समझ आई बात? क्लियर है ना? तो बोर्ड के लिए, लेकिन अगर तुम नॉलेज के लिए तो सब चाहिए तुम, क्योंकि तुमको क्या देना है? नीट और जेई का एग्जाम देना है ना। तो जेई नेट के लिए तुमको सब पता होना चाहिए क्या होता है नहीं होता है, ठीक। इतना है, सब कुछ उतार लो। क्लास टाइम हो गया, चलो ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल इस पर न्यूमेरिकल करेंगे, मतलब मंडे से, ठीक है, चलो।